Hello, student. Welcome back to Physics Clarity YouTube channel. I am लक्ष्मीकांत सर। बेटा आज क्या है कि ना जो टॉपिक्स लेके आया है ना वो एमसीक्यू नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, ठीक है ना। मतलब हम लोग बहुत स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रहा, सर एमसीक्यू दे रहे हैं एमसीक्यू। तो आज क्या क्या लेके आया, आज पूरा डिस्क्रिप्टिव क्लास लेके आया, आज पूरा सब्जेक्टिव लेके आया, ठीक है ना। आज लेके आया यूनिट एंड मेजरमेंट। आप सबको पता है ये सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से बेटा जीरो से आराम से धीरे धीरे हम लोग एमसीक्यू न्यूमेरिकल थ्योरी सब आराम से सीखेंगे, ठीक है ना। पूरा जीरो से हीरो बना देंगे आज। चलो देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक क्या है बेटा, वो टॉपिक है हमारा जो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर। क्या है चैप्टर फर्स्ट? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट को धीरे धीरे समझते हैं। चलो आज चलते हैं, देखते हैं कैसा लगे क्लास। तो पहले देखो बेटा, हम लोग का जो फर्स्ट है तो स्टार्टिंग से आपको बता रहा कि किसी को पता है सर फिजिकल क्वांटिटी सब तो पता है सब, आप फिर लेके आ गया सर। नहीं, धीरे धीरे स्टार्टिंग से पूरा जीरो से सीखेंगे यार, ठीक है ना। कोई एक कॉन्सेप्ट खाली नहीं रहेगा, पूरा सब कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सब धीरे धीरे हम देंगे, ठीक है। चलो देखते जाओ। पहले क्या बोला कि फर्स्ट आपको क्या देखना होगा, जो हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है, वो पोर्शन होता है, वो है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है वो आपको जानना होगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन तो है ही, लिख दिया डेफिनेशन को। जो फिजिकल क्वांटिटीज दिस आर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड। तो देखो आप क्या अब रियल लाइफ पे फिजिकली जो मेजरमेंट कर सकते हो, मतलब रियल लाइफ पे आप क्या मेजरमेंट कर सकते हो। आप किसी का लेंथ मेजरमेंट करते हो। मान लो कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, एक्स स्थान से और एक्स में जा रहे हैं, तो आप क्या मेजरमेंट करोगे? लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करोगे। तो लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गया बेटा, आपका फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। आप क्या मेजरमेंट कर सकते हो? हम लोग क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो क्या मास खरीदते हैं, मास लेते हैं। तो उसका क्या है, किलोग्राम ग्राम से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट करके देते हैं, मेजरमेंट करके हम लोग लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो मतलब क्या है, आप जिसको मेजर कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो वही होगी आपका क्या, वही होगी आपका फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हो? मान लो कि हम मेजरमेंट मास को मेजरमेंट कर सकते हो, मान लो कि हम लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो, टाइम को मेजरमेंट कर सकते हो, वेलोसिटी, टेम्परेचर, बहुत सारा क्वांटिटीज है, आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो। मतलब जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो वही होगी आपका फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें एक बात है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स। ऐसे करके हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। मान लो कि एग्जाम्पल के तरफ से बोलते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है कि मान लो कि हम मेजरमेंट किया मास को, तो मास को आप जब मेजरमेंट करोगी तो मान लो आपका बोले कि कोई 10 किलोग्राम कोई सामान दे दो, 10 किलोग्राम कोई एक सामान दे दो। तो 10 किलोग्राम, तो ये हो गया आपका क्या, मास। ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका जो 10 है, ये वाला जो 10 है वो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल डिजिट, न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या है आपका बेटा साथ में है, आपका साथ में क्या, यूनिट। तो देखो जब यूनिट नहीं रहेगा ना तो भी फिजिकल क्वांटिटीज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको यूनिट आपको देना ही होगा। जब यूनिट आप देंगे तब फिजिकल क्वांटिटीज का कोई मतलब होगा। मान लो आप तो क्या 10, 10 क्या, अब बाजार में गया बोला कि 10 दे दो, तो 10 क्या दे देगा आपको? तो आपको बोलना होगा 10 किलोग्राम चावल दे दो, तो 10 किलोग्राम आपको देगा। 10 ग्राम दे दो, तो क्या आ गया, देखो वेरियस टाइप ऑफ यूनिट भी है। क्या का यूनिट भी है, धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यूनिट को आपको देना होगा क्वांटिटीज, क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए आपका न्यूमेरिकल डिजिट और मैग्नीट्यूड तो देना ही होगा, इसके साथ आपका यूनिट देना होगा। वो दोनों मिला के आपको क्या बनेगा, फिजिकल क्वांटिटीज बन जाएगा, ठीक है ना। चलो बेटा, तो एग्जाम्पल से समझ लिए हम लोग। तो मास इक्वल टू हो गया आपका क्या, 10 इंटू क्या, किलोग्राम। 10 हो गया आपका मैग्नीट्यूड, किलोग्राम हो गया आपका क्या, यूनिट। तो आपको सबको पता है 10 किलोग्राम, किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, सबको पता है। मान लो तो एक प्रोसेस आ गया, मान लो कि एएमयू,
इसको हम लिख सकते हैं। तो क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं? तो क्वांटिटी को अब ऐसे लिख सकते हैं कि सर क्वांटिटी इक्वल टू एन यू। एन यू क्या होता है? क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है? एन यू। एन मतलब क्या है? कोई न्यूमेरिकल डिजिट। यू मतलब क्या है? इसके साथ यूनिट। तो एन यू से आप फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ और एक बात है, एन वन इसको लिख सकते हैं, कोई एक यूनिट में है तो एन वन यू वन में है, इसको हम दूसरी यूनिट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा? एन टू यू टू। तो देखो क्या चेंज हो रहा है, जब यूनिट चेंज होगा तब आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि एल यू इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हमेशा क्या होगा? एन यू इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारा एन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, ठीक है ना? तो एन प्रोपोर्शनल टू 1/u ऐसे करके आप फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद हम लोग क्या देते हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने टाइप का हमारा फिजिकल क्वांटिटीज होता है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, चलो। तो टाइप्स ने हम लोग पहले क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है? दो क्वांटिटीज होता है। क्या? फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को दोनों में डिवाइड करते हैं। क्या बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकंड में क्या है? डिराइव क्वांटिटीज। तो पहले देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। मतलब जिसको जिसमें पूरा सेपरेट है, वो खुद से ही वो एक क्वांटिटीज है, वो किसका ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वही है फिजिकल, वही है क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सॉरी, ये क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसका ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो क्या देखो पहले क्या क्या हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हमको देखते हैं। मतलब सेवन, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, और टू एक्सेप्शनल है, वो देखेंगे बाद में, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, इसके बाद देखो पहले क्या सेवन है? मास। मास पता है सबको, मास होता है एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका बाद क्या होता है? लेंथ होता है। इसके बाद टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? टाइम होता है। इसके बाद क्या? टेम्परेचर। इसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट, लिमिनिश ऑफ इंटेंसिटीज। इसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, यही होता है हमारा सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बाद दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारा आता है, एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल। क्या होता है बेटा? एक आता है एंगल और एक आता है क्या? सॉलिड एंगल। तो एक आता है एंगल और एक आता है सॉलिड एंगल। तो देखो बेटा एंगल क्या होता है? एंगल एंगल बेसिकली होता है 2D। 2D भी होता है। जब सॉलिड एंगल का बात होगा तब 3D में बात होगा। ठीक है ना? नॉर्मल प्लेन एंगल। और सिंपली एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेगा? कैसे करते हैं? मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है ना? तो सर्कल के अंदर रेडियस, ये वाला हमारा रेडियस है। तो कोई एक पार्टिकल यहीं से यहीं पे जाए, मान लो कि इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। आर्क को एस से रिप्रेजेंट किया। आर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया? एस से। तो ए वाला बेटा एंगल जो हो गया, वो तो दोनों का लाइन का बीच में जो गैप है इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है ना? दोनों लाइन का अंदर जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल का डेफिनेशन क्या बन गया? एंगल का डेफिनेशन होता है आर्क बाई रेडियस ऑफ आर्क बाई रेडियस, सिंपली एस बाई आर। तो आपका एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर थीटा। सबको पता है थीटा का एक ही यूनिट होता है। थीटा का एक ही यूनिट होता है, वो होता है एसआई यूनिट। वो क्या होता है? वो होता है एसआई यूनिट। उसको बोलते हैं रेड, रेडियन। रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक बड़ा हो गया प्लेन, मतलब एकदम सिंपल 2D में है। ठीक है, एंगल है ये 2D में। और ए है सॉलिड एंगल। क्या सॉलिड एंगल है? सॉलिड एंगल मतलब थ्री डायमेंशनल एंगल। थ्री डायमेंशनल एंगल, मान लो कि आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम, ठीक है ना? मान लो कि कोन आइसक्रीम, तो ये जो एंगल बनाता है ना, ये जो अंदर जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल का देखो ये जो ओरिजिन है यहीं से, इसका जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, मान लो कि ये प्लेन का एरिया है। ये एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया? एरिया को एस से रिप्रेजेंट किया। तो ए वाला जो डिस्टेंस है, देखो एरिया से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, ये वाला हो जाएगा आपका क्या? सेम सेम होगा हमेशा। ये वाला सेम सेम है। तो जो सॉलिड एंगल का
सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा और ये वाला सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हो सॉलिड एंगल को। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू हो जाता है एरिया बाई ये वाला जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो मान लिया फॉर्मूला क्या बन गया, एस बाई आर स्क्वायर। ये कब होता है, जब देखो ये बेटा प्लेन स्ट्रेट है, कोई एंगल नहीं बना। जब एंगल बनेगा ना तब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लो कि जब फॉर्म एंगल बन गया, कोई प्लेन स्ट्रेट नहीं है, मान लो कि इधर एक में ऐसे एंगल करके, मान लो ए से स्टार्ट से क्या होता, ए वाला स्ट्रेट होता, इसके साथ थोड़ा सा एंगल बना के ये वाला प्लेन आपका है। तो देखो बेटा ए का डिस्टेंस तो सेम नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस सेम नहीं, तो इसको हम मान लिया कि ए से ए जो डिस्टेंस है या आर है। तो ये तब जो एंगल ही बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं ओमेगा, मतलब सॉलिड एंगल जो है इसको बोलते हैं एस कॉस थीटा। अभी आएगा कितना कंपोनेंट आ जाएगा इसका, एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सिंपली आप याद रखो ओमेगा इक्वल टू एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसका डिटेल्स कॉन्सेप्ट बाद में होगा, जब इसका एप्लीकेशन आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझे रही है। ठीक है, इसके बाद देखो, जब कोई एक क्वेश्चन में पूछा कि कैलकुलेट द सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, कैलकुलेट द सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालने के लिए बोला, कैलकुलेट द सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर। तो सॉलिड एंगल देखो, जब स्फीयर होगा वो तो 3D ऑब्जेक्ट है, स्फीयर क्या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब कि टोटल जो एंगल आपका इधर बनेगा वो एंगल बन जाएगा क्या। तो देखो सॉलिड एंगल, ये टोटल एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, और इधर से रेडियस आर। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो है सिंपल, एरिया वाई क्या है, एरिया वाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है। तो एरिया आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर काट काट के 4 पाई, 4 पाई इज द सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर। तो सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, ये आपका याद रखना होगा। और ये सेमी हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर के लिए बेटा एरिया तो क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, और एंगल हो जाएगा 2 पाई, मतलब एरिया बाई इसका जो रेडियस है इसका होल स्क्वायर। तो टोटल एरिया का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर बाई हमारा आर स्क्वायर, काट के अपन देगा 4 पाई मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यही तक का क्या हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज रहे थे ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारा 7 क्वांटिटीज है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद क्या है कि ये हमारा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्या है कि एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल को हम रिप्रेजेंट किया आर्क बाय रेडियस से डिफिनेशन करके, इसका एस नोट आ गया रेडियन, रेड, और इसका होता है स्टे रेडियन, ये सर इसका यूनिट होता है एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टे रेडियन एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलो बेटा इसके बाद देखते हैं डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटी होते क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसको यूज करके जो आप यूनिट बना सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। चलो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन होता है दिस आर क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब कॉपी में क्या नोट कर लेना, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट बना लेना, पूरा एक आराम से नोट बन जाएगा, उसी को पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है, देखो तो एग्जांपल इंक्लूड क्या एग्जांपल दिया है, वेलोसिटी। मान लो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी हम कैसे बनाते हैं, तो वेलोसिटी और जो स्पीड है हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या टाइम। तो वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट 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 बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्योंकि देखो लेंथ का लेंथ का ही तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या मेजरमेंट तो लेंथ ही करना है ना, और ये क्या है टाइम। ये दोनों का क्या होता है, दोनों टाइम क्या होता है, वो भी फंडामेंटल तुम्हारा क्वांटिटीज है। तो दोनों का देखो रेशियो निकालने से आपका क्या वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो ये वेलोसिटी जो है दोनों फंडामेंटल से बना, तो इसको हम नाम दे दिया क्या, डिराइव क्वांटिटी नाम दे दिया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा। एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारा फोर्स, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा एनर्जी, एनर्जी और वर्क का सेम होता है, वो होता है क्या एफ एस। वर्क होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों
क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वर्ड निकाल सकते हो। तो देखो सब क्या है कि फंडामेंटल जो हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था, वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम यूज करके बना रहा कि डिराइव क्वांटिटीज बना दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये बात है डिराइव क्वांटिटीज का। इसके बाद क्या होता है बेटा? यूनिट्स होता है। यूनिट्स क्या होता है? तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन एन आर्बिट्ररी चूजन स्टैंडर्ड व्हिच इज विदली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर नेचर मे बी मेजर्ड। ठीक है ना? ऐसे करके हम यूनिट को जस्ट रिप्रेजेंट किया। मतलब यूनिट को हमको समझना होगा। यूनिट मतलब क्या है कि एक ऐसा कि बोल दिया हम, एक डिजिट बोल दिया कि हम वाट बोल दिया कि हम ही मान सकते, ऐसा नहीं है। मतलब गोटा यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स हमारा जो आ, सारा वर्ल्ड में क्या करेगा? उसी को मानेगा। ये है बेटा, ये है। तो इसको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो हम लोग खाली इंडिया के लोग नहीं बोलते कि मीटर, तो सभी लोग बोलेगा कि ये मीटर, तब ये होगा, ये यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यूनिट को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद क्या होता है? देखो बेसिकली हम लोग जब यूनिट यूज करते हैं तो क्या टाइप्स और यूनिट क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो यूनिट का यूज करते हैं वो होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या है? तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मतलब पूरा सारा इंटरनेशनल में एक यूनिट को मानते हैं। ठीक है ना? इसके बाद क्या है? इसके बाद बोला कि सीजीएस, सेंटीमीटर। ये वाला क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड को फंडामेंटल बना के एक यूनिट बना सिस्टम बना दिया। इसको बोलते हैं क्या? सीजीएस सिस्टम बोल दिया। क्या? सीजीएस सिस्टम। मतलब सिस्टम चाहिए तो यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, तो सिस्टम को बहुत सारा में डिवाइड कर दिया। क्या? एसआई सिस्टम हमारा, क्या एसआई सिस्टम हमारा, सीजीएस सिस्टम। इसके बाद थोड़ा पुराना है एमकेएस, हाँ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। फोर्थ में यही थोड़ा पुराना है, फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम। ये सब हमारा न्यूमेरिकल के लिए हमारा नहीं चाहिए। ज़्यादातर हम लोग का न्यूमेरिकल एसआई और सीजीएस में रहता है। ठीक है ना? तो एसआई और सीजीएस को अच्छे से हम लोग को जान लेना चाहिए। तो सारा जो यूनिट है, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सबका एसआई और सीजीएस यूनिट हम लोग को समझ लेना होगा। एक बात है। ठीक है, इसी हिसाब से देखो यूनिट को हम कैसे डिवाइड किया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना? यूनिट ऑफ मेजरमेंट में देखो दोनों यूनिट को हम लिया, क्या? फंडामेंटल यूनिट्स और क्या? देखो डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब जब आप यूनिट्स निकालने जाओगे तब क्या हो जाएगा? तब एक प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये वाला का हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल से आया डिराइव। तो फंडामेंटल का, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसका आप यूनिट है जान लिया तो बस आप आराम से क्या करोगे? फंडा डिराइव को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले वाला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज था, इसी का ही तो यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही जो यूनिट है वही तो फंडामेंटल यूनिट्स होता है। ठीक है ना? तो फंडामेंटल यूनिट्स में मास का होता है एसआई सिस्टम में। एसआई का बात जब हो रहा तो मास, मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा एसआई में। और सीजीएस में जब बात आएगा, सीजीएस का जब बात आएगा तो देखो इसमें होता है किलोग्राम, इसमें हो जाएगा ग्राम। लेन में, लेन में क्या आएगा? लेन में कि आपका एसआई में मीटर है, तो सीजीएस में आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। टाइम का दोनों में होता है सेकंड, दोनों में होता है सेकंड, मतलब एसआई और सीजीएस दोनों में सेकंड बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है कि बेटा एसआई में हम लोग बोलते हैं केल्विन और सीजीएस में बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, सॉरी एम्पियर बोलते हैं। और सीजीएस में बोलते हैं ईएमयू। ईएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और लिमिनेस ऑफ इंटेंसिटी इसको हम बोलते हैं कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला सीडी, सीजीएस ज्यादातर यूज नहीं होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल एसआई में मोल होता है, मोल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और सीजीएस में हम लोग नहीं यूज करते। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसी का यूनिट को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। ये सारा जो यूनिट है आप याद रखने से जितना आपका डिराइव क्वांटिटीज है उसको हम निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालते हो आप लोग। मान लो कि वेलोसिटी, आपको क्वेश्चन में बोला कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का आप यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट निकालो।
तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का इस यूनिट आपको याद रखना होगा कि मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो आपका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। कोई याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप खाली इक्वेशन आपका याद रहेगा तो आप सब निकल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए देखो, इक्वेशन आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि आपको तो न्यूमेरिकल भी करना है, तो इसीलिए आपको इक्वेशन याद रखना होगा। इसके बाद देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हमको यूनिट निकालना होगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो देखो कैसे निकल से, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, बाई सेकंड तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या होता है, मास का होता है किलोग्राम, ठीक है ना, मास का होता है किलोग्राम। एक्सेलरेशन तो ये तो पता है सबको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ए लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर यही नहीं लिखते, इसको इजीली हम लिख सकते हो या न्यूटन। फोर्स का ऐसे नहीं लिख सकते हो, न्यूटन। इसके बाद क्या आ गया, वाट। वाट का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का लिख सकते हो क्या, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो क्या, मीटर, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, और मान लो शॉर्ट में आप लिख सकते हो जूल। शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा डिराइव क्वांटिटीज है, आप इजीली निकाल पाओगे। है ये वाला आप इजीली निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम निकाल दिया। इसके बाद हमारा क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला और सम फिजिकल क्वांटिटीज। आपको क्या निकालना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो क्वांटिटीज है इसका डायमेंशन निकालना होगा, ठीक है ना। डायमेंशन बेटा क्या होता है, तो डायमेंशन का डेफिनेशन हम इधर लिख दिया, ठीक है। बेसिकली डायमेंशन होता क्या है, देखो एक्चुअली डायमेंशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई एक, मतलब मान लो कि मास का मेजरमेंट करेंगे, तो मास का एक यूनिट मतलब लेटर को हम चूज कर लिया, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये मास है, ठीक है। लेंथ, लेंथ को एक डिजिट ले लिया, इसको बोलेंगे कि लेंथ है। इसके बाद एक इक्वेशन में कितना मास है, कितना अमाउंट ऑफ लेंथ है, कितना अमाउंट ऑफ टाइम है, इसको निकालने के लिए आपको डायमेंशन, हमारा जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, और हमारा डायमेंशन इसी से आ जाएगा आराम, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो कि आप, आपको क्वेश्चन में बोला कि आप एरिया, तो सबको पता है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रेथ भी तो वन टाइप ऑफ लेंथ होता है, तो एल इंटू एल आपका क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। इसमें एल का जो डायमेंशन है वो है 2, मतलब कितना एरिया में कितना लेंथ है, लेंथ का कितना पार्ट है, वह दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, एल और एल दोनों एल है, दोनों लेंथ है, तो इसलिए आगे आपका एल स्क्वायर। ऐसे करके हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकलते हैं, डायमेंशनल निकल सकते हो। तो इसे एक बात है, देखो बेटा जब फंडामेंटल क्वांटिटीज था, तो हर फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपका डायमेंशन पता लग गया, तो ये आपको पता है, तो आप इजीली बाकी सबको भी निकल सकते हो, ठीक है। तो देखो सबको पता होना चाहिए मास को क्या होगा। मास का देखो, मास का जो डायमेंशन होगा, इधर लिख देते हैं। मास का होता है पहले वाला जो लेटर है, इसको लेके हम लोग बनाता है, कैपिटल एम बोलते हैं मास का डायमेंशन। लेंथ का क्या बोलते हैं, लेंथ का देखो कैपिटल लेटर एल है, इससे बनाता है एल। टाइम का देखो बेटा कैपिटल टी, इसको बनाता है टी। इसके बाद देखो टेम्परेचर का टी, बेटा टी लिख देंगे। टी तो हो गया पहले, तो कैसे लिखोगी, तो टी तो हो गया, तो इसको इसके लिए इसका दोनों नाम दे दिया गया। किसी ने बोला कि सर थीटा देने से हो जाएगा, किसी किताब में बोलते थीटा दे दो, और किसी में बोलते नहीं कैपिटल के कोई डायमेंशन मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को आप जो भी कर सकते हो वही सही है, दोनों क्या है, सही है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट को भी दोनों से, किसी किताब में बोलते हैं आई दे दो, किसी किताब में बोला कि ये यूज कर दिया, डायरेक्ट इसका यूज कर दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो चाहे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और लिमिटेड इंटेंसिटी को तो ये तो यूज ही नहीं होता है, ठीक है, ये ज्यादातर यूज नहीं है। बेसिकली क्या होता है, फंडामेंटल जो यूज हम लोग करते हैं डायमेंशन में, वो होता है तीन, ये जो मास, लेंथ एंड टाइम, वो ज्यादातर यूज होता है। इसीलिए डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल एम टी सिस्टम बोलते हैं डायमेंशन को, ठीक है। एल एम टी से हम रिप्रेजेंट करते जाकर, तो देख लेते हैं चलो। तो ऐसी से वेलोसिटी का डायमेंशन एक टेबल बना देते हैं, चलो इसी से एक टेबल बना देते हैं। राइट द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, प्रेशर, वाट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, डायरेक्शन, ये सब बहुत सारा का डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों इजी तरीके से देख, कुछ डायमेंशन हम देखे अभी उनको दिखा दिख रहे हैं। देखो पहले आप दिखा दें, क्या दिखा रहा, एरिया दिखा दे रहा,
एरिया, एरिया का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल आपका आ जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम में आपका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसलिए आपका आ जाएगा एल क्यू। अच्छा, डायमेंशन का लिखने का तरीका देख लो, हम ऑलवेज थर्ड ब्रैकेट में लिखो और कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होगा और थर्ड ब्रैकेट यूज होगा। वॉल्यूम, इसके बाद मान लो कि डेंसिटी, डेंसिटी का क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई क्या होता है वॉल्यूम, तो मास का होता है एम, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, यहाँ से आ गया एम एल टू दी पावर -3, ये आपका वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। इसके बाद आपका मान लो कि वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मान लो कि एल वाई टी, एल टी -1। इसके बाद मान लो कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं सर। तो वेलोसिटी का होता है कि एल टी -1 बाई टी, तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से एल टी -2, एल टी -2 हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को। इसके बाद फोर्स, फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स इक्वल टू आपका होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू क्या होता है बेटा एक्सीलरेशन, मास का होता है कैपिटल एम, एक्सीलरेशन का हो जाएगा एल टी -2, बहुत आराम से एम एल टी -2 हो गया फोर्स का। इसके बाद बेटा क्या होता है वर्क का, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो, तो इसके बाद देखो फोर्स तो ये हो गया, इसके तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है एम एल टी -2, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपको याद रखना होगा, जो वर्क का डायमेंशन होता है, वर्क के साथ सेम डायमेंशन है एनर्जी का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है एनर्जी, कितना एनर्जी होता है, जो एनर्जीज हो सकते हैं, जो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, स्पेशल, जो एनर्जी आपको देगा, सब एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, किसके साथ होगा, वर्क के साथ होगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशन बन जाएगा एल एल स्क्वायर टी -2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा डायमेंशन और भी रह गया। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद दो एक क्वेश्चन में दिया गया, देखो राइट द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, प्रेशर, वर्क और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, देखो क्या होता है बेटा, क्या बोला कि इम्पल्स बोला फास्ट, तो चलो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बेटा राइट द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, प्रेशर, वर्क, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये चार को निकाल के बोला। तो पहले हम लोग निकालते हैं इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है देखो, इम्पल्स होता है, इम्पल्स का मतलब है फोर्स इनटू टाइम, किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स कुछ टाइम के लिए काम किया, तो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाता है इजीली एम एल टी -2, और टाइम का हो जाता है टी, तो हमारा डायमेंशन बन जाएगा एम एल टी -1। वेरी सिंपल, फोर्स इनटू टाइम इसको बोलता है इम्पल्स, और इम्पल्स का और एक भी नाम है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा देखो प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल प्रेशर। फोर्थ है याद रखना बेटा, प्रेशर क्या क्वांटिटी होता है, प्रेशर ए कमेंट बॉक्स में लिखो प्रेशर क्या क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों को, देखते हैं प्रेशर को लिख के दिखाओ, प्रेशर क्या होता है, ये यूनिट क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी होगा कि सॉरी इस स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, लिखो कमेंट करके। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होता है, फोर्स एम एल टी -2 बाई आराम से एरिया है एल स्क्वायर। देखो बेटा एल स्क्वायर, एरिया क्या है एल स्क्वायर, एल एल एक आराम से कट जाएगा, इधर एल एल ऊपर जब जाएगा तब हो जाएगा पावर में माइनस, एम एल -टी -2, यही होता है आपका क्या होता है, ये प्रेशर का डायमेंशन बन गया।
इसके बाद वर्क वर्क कम कर दिया। इसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आपको जानना होगा ग्रेविटेशनल लॉ। तो ग्रेविटेशनल लॉ में क्या होता है, जब दो मास को एक सेपरेशन में होगा, क्लास 9 में था, तो इसका सेपरेशन जब आर होगा तब इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो प्रोपोर्शनल को बेटा उठाने से कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो जी का डायमेंशन होगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। एफ फोर्स के लिए क्या होता है mlt-2, आर स्क्वायर के लिए बेटा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दो मास, इधर दोनों मास m1 के लिए एक मास, m2 के लिए एक मास। देखो एक मास काट जाएगा, और जब एक मास ऊपर जाएगा तो होता है m⁻⁻1। जब ऊपर जाता है m⁻⁻1। और इसमें देखो इधर एल है, एक एल है, एल का पावर 1, और इधर देखो एल का पावर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई का टाइम में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। और इसमें क्या t⁻⁻2, ऐसे करके आपका डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो जी का डायमेंशन आपका बन गया एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 करके n⁻⁻L³ ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। इसी से हम जो भी डायमेंशन आपको देगा वो आराम से हम निकल सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूज है, डायमेंशन से बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो इसके बाद इसका अंदर क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोला, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट दैट इन एनी इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल फेनोमेनन the dimension of the quantities on the left hand side must be equal to the dimension of the quantities of the right hand side. This principle is called fundamental principle of homogeneity of dimension. And is fundamental in dimensional analysis and helps ensure the concept of units and conversion. ये बहुत आपका हेल्प में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, सिंपल सा बात, वो क्या बोलेगा, मान लो कि आप 5 किलोग्राम के साथ 6 किलोग्राम को ऐड कर रहे हो, तो देखो किलोग्राम मतलब ये मास का डायमेंशन है, ये भी मास का, तो आपका आंसर भी आपका आ गया क्या, 8 किलोग्राम। तो ये भी आंसर आपका है मास का। तो मतलब देखो सेम 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 डायमेंशन का अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐड और मल्टीप्लाई, ए सॉरी ऐड और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। सेम सेम डायमेंशन का अंदर आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन और क्वांटिटीज का अंदर आप क्या करते हो, ऐड कर सकते हो और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज हम नहीं कर पाओगे। मान लो कि आपको अब कर पाओगे 5 किलोग्राम के साथ 3 लीटर को हम कभी नहीं कर सकते, इक्वल करके कभी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये बेटा किलोग्राम है मास का, ये बेटा है वॉल्यूम का। तो मास और वॉल्यूम तो डिफरेंस क्वांटिटी हो गया, इसको कभी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेटा इसको बोलते हैं डायमेंशनल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसको याद रखो। तो देखो इसका जो ऑप्शन होता है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो इसका एप्लीकेशन जो है, एक क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। इसके पहले इसका पहले जो और एक क्वेश्चन है, इजी एक क्वेश्चन पहले करते हैं, इसके बाद वो दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, देखो पहले क्वेश्चन बोला है कि ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ए इज फोर्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। मतलब ए बाई बी का डायमेंशन आपको निकालने के लिए बोला। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में क्या बोल दिया कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं पहले क्या होता है। ए इक्वल टू हमारा क्या क्वेश्चन है, ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है। ठीक है ना, ए रूट एक्स प्लस क्या है, बी टी स्क्वायर है, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी में क्या बोला कि इसका जो डायमेंशन होगा, इसी का सेम डायमेंशन होगा, ये वाला भी इसका सेम डायमेंशन, इसका भी सेम डायमेंशन होगा, और ये दोनों भी सेम डायमेंशन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, तो देखो इससे क्या करेंगे, पहले एफ के साथ डायमेंशनली ए रूट एक्स इक्वल ही है तो इक्वल कर दिया, और एफ के साथ बीट स्क्वायर भी डायमेंशनली इक्वल है तो इक्वल कर दिया।
तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं एफ बाई रूट एक्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है इसको याद रखना होगा, पहले करा दिया, एम एल टी माइनस टू बाई रूट एक्स। रूट एक्स मतलब हो जाएगा, रूट एक्स मतलब रूट एल, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रेडियस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रेडियस, और आपका क्या बोलते हैं लेंथ ब्रेथ, सबका क्या डायमेंशन सेम होता है, एल होता है। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो रूट एल मतलब है एल का पावर हाफ, इसमें हाफ है, इसमें पावर वन है, मल्टी डिवाइड के टाइम में पावर को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस टू बाई एल हाफ। तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल पावर हाफ टी माइनस टू, क्योंकि इसमें वन था, वन माइनस हाफ हाफ होता है, तो ए हो गया आपका एक का डायमेंशन, मतलब ए का डायमेंशन। इसके बाद बी का क्या होगा, तो वी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ बाई टी स्क्वायर, एफ बाई क्या टी स्क्वायर, एफ क्या होता है एन एल टी माइनस टू बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पावर के टाइम क्या होता है, माइनस होता है, पावर डिवाइड के टाइम, तो माइनस टू और टी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस फोर, एम एल ऐसे भी लिख कर सकते हो, एम एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, टी टू दी पावर हो जाएगा माइनस टू, टी टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस टू, तो अब इधर क्या होगा एम एल टी माइनस फोर, ये हो जाएगा हमारा क्या बी का डायमेंशन। तो ए और बी का डायमेंशन निकल के आ गया, क्वेश्चन में तो बोला कि ए बाई बी निकालो, तो डिवाइड कर दो, क्या बात है। तो ए बाई बी, ए बाई बी, ए में था एम एल टू दी पावर हाफ टी माइनस टू, और बी में था एम एल, इसमें हाफ था, ठीक है, और टी माइनस फोर, तो एम एम कट जाएगा, हाफ का नीचे था वन, जब नीचे वन ऊपर जाएगा तब क्या होगा, तो हो जाएगा एल टू दी पावर माइनस हाफ और टी टू दी पावर माइनस फोर, प्लस फोर हो जाएगा, तब बोलते हैं टी स्क्वायर। ऐसे करके हम लिख सकते हो इसको, डायमेंशन ए बाई बी का डायमेंशन आराम से आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप पहले आ, ए का निकाल लो, ए का निकालने के बाद बी निकाल लो, बी का निकालने के बाद जो बोलेगा कि ए बी बोलो, क्वेश्चन में पूछा तो ए एंड बी का डायमेंशन दो, तो हो गया था, पहले ए और बी देने से हो जाता। क्वेश्चन में बोला कि ए बी का डायमेंशन निकालो, ए इंटू बी का, तो ये दोनों का डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। अब बोला कि क्वेश्चन में डिवाइड कर दो, ए बाई बी कर दो, तो ए बाई बी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे करके आपको निकालना होगा। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन में क्या बोला कि P प्लस ए बाई स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू 80, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन में P और V का, P मतलब प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन सबको याद है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स बाय एरिया, क्या फोर्स बाय एरिया, तो आपको याद रखना होगा फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, तो एम एल टू दी पावर माइनस वन टी माइनस टू, ये होता है आपका प्रेशर का, और वॉल्यूम को सबको पता है एन क्यूब। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, मतलब एक के साथ वी स्क्वायर का ऐड है। तो देखो ऐड हम किसका कर सकते हैं, ऐड का होता है जब डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल है, कब तो इसका ऐड कर सकते हैं। तो देखो P का जो डायमेंशन ए बी स्क्वायर का जो डायमेंशन वो सेम है, इसलिए इसको ऐड फॉर्मेशन में लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, P क्या करना होगा, P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, तब ए इक्वल टू आपका बन जाएगा पी वी स्क्वायर। पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं प्रेशर, प्रेशर का होता है क्या एम एल टी माइनस वन टी माइनस टू, एम एल टू दी पावर माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर का तो अभी लिख दिया ना। इसके बाद वॉल्यूम का स्क्वायर, मतलब एल क्यूब का भी होल स्क्वायर, एल क्यूब उसका भी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू पावर में एल टू दी पावर सिक्स। इसके बाद देखो एल का पावर माइनस वन, एल का पावर इधर सिक्स, जब मल्टीप्लाई होता है तब पावर ऐड होता है, ऐड करने से क्या आ जाएगा एम एल टू दी पावर फाइव, एम एल टू दी पावर फाइव टी माइनस टू। बच्चे लोग बोले कि सर ये सब तो पता है हमको, फिर भी क्यों बोल रहे थे मल्टीप्लाई का टाइम में हमारा जो पावर रहते हैं वो ऐड होता है, ठीक है ना। अरे बोल दिया, थोड़ा याद हो जाएगा अब, तो मेरे को भी पता है आपको पता है, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो v माइनस बी, मतलब इसका भी क्या है माइनस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो v माइनस बी दोनों का
डायमेंशन सेम है, इसीलिए तो इसको इक्वल करके माइनस करके लिखा गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू भी, डायमेंशनली दोनों सेम है। इस बार ये वाला पार्ट का कोई जरूरत नहीं है यार, कुछ काम में नहीं लगेगा। बी इक्वल टू भी तो आपका एल क्यू आ गया, ठीक है ना। तो ए बी का क्वेश्चन पूछा था, ए बी निकल के आ गया, ये हो गया आपका आंसर। वरना अब क्वेश्चन आपको पूछा जाता ए और बी निकालो, ए टू बी, तो ए बी निकाल के मल्टीप्लाई कर देना पड़ता। आपको बोला कि रूट ए बी निकालो, तब फिर ऐसा करके बोलते रूट ए पी निकालो डायमेंशन, तो ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देना होगा, तब हो जाएगा आंसर। ऐसा करके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखो क्वेश्चन जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t, where y is the meters, a is also the also in meter, t is second, what is the dimension of omega। इसमें एक बात है, एक इक्वेशन है y इक्वल टू, क्या इक्वेशन है, a sin ओमेगा t। तो इसमें देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या देखो, इसमें साइन फंक्शन है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, तब इसका डायमेंशन नहीं होता। क्लियर रखो, जो साइन का कभी डायमेंशन नहीं है। कभी देखा साइन ओमेगा टी का यूनिट में लिखता कभी, साइन थीटा, क्लास 12 में क्या न्यूमेरिकल था, साइन थीटा, साइन 30। साइन 30 का जब वैल्यू निकलते थे, कब लिखता हाफ, कोई यूनिट लिखते, हम लोग यूनिट ले ली। क्यों, उनका यूनिट ही नहीं है, तो डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब पूरा साइन ओमेगा टी वाला जो पोर्शन है, वो पूरा डायमेंशन लेस वाला पोर्शन है। और डायमेंशन लेस को हम लिख सकते हैं वन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, वन से। तो ओमेगा टी हो जाएगा वन, तो ओमेगा हो जाएगा आपका वन बाई टी। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा हमारा वन बाई टी। वन मतलब एम एम पावर जीरो, एल का पावर जीरो, टी का पावर जीरो, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ठीक है ना। इसको हम और लिख सकते हैं। वरना क्या एम गुस्सा करेगा, भाई मेरा डायमेंशन का तो काम ही मेरा है एल एम टी का, मुझे नहीं ले रहे हो। तो देखो, तो वन मतलब भी है कि एम एम नॉट एम पावर जीरो, एल का पावर जीरो, टी का पावर जीरो, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू सिंपल सा हम लिख सकते हैं वन बाई टी, मतलब हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस वन। ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसलिए ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए पावर क्या टी टू पावर माइनस वन होता है। और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के टाइम में भी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड होता है, तो इसी को टी टू पावर माइनस वन इसका डायमेंशन होता है। तो इसको भी और एक फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इसको एम पावर जीरो, एल का पावर जीरो, टी का पावर माइनस वन, ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके ओमेगा को निकाल दिया। इसके बाद डायमेंशनलेस क्वांटिटी के कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिख दिया। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब जिसका डायमेंशन नहीं होता है। ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर जो माने मतलब होता है कि डायमेंशन जिसका नहीं होता है, उसका यूनिट भी नहीं है। जिसका डायमेंशन नहीं होता है, उसका यूनिट भी नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, क्या है कि एंगल और सॉलिड एंगल, ये क्वेश्चन भी आया नीट नीट में 2 बार आया इसी से क्वेश्चन, कि एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल के, सॉलिड एंगल में ये दोनों का डायमेंशन नहीं होता है, फिर भी इसका यूनिट है। इसका यूनिट रेडियन, इसका यूनिट स्टेरेडियन, फिर भी यूनिट है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया, इसका डायमेंशन नहीं है, इसका यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, ये दोनों है। बाकी सब में क्या है कि जिसने बाकी सब में ज्यादातर यूनिट है, सब में यूनिट नहीं है। जो यूनिटलेस क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना। जो यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन भी नहीं है। लेकिन एंगल और सॉलिड एंगल में इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, इसको याद रखो, ठीक है। और क्या क्या होता है कि जिसका डायमेंशन नहीं है, वो क्या क्या एग्जांपल दे दिया, कुछ एग्जांपल ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। मान लो कि इफेक्टिव इंडेक्स सबको पता है, क्लास 10 में था, म्यू इक्वल टू सी और वी, सी बाई वी, दोनों वेलोसिटी का रेशियो होता है और दोनों एंगल का भी रेशियो होता है, इसलिए इन लोग को क्या नहीं रहता, कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं रहता। और आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन पता चलेगा बाद में, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल एल बाई एल, दोनों लेंथ का चेंज होता है, इसलिए इसका भी डायमेंशन नहीं होता। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी नहीं है। एंगल, ये देखो एंगल दे दिया इधर, एंगल, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है, मेजर इन यूनिट दे दिया, ठीक है। एंगल और सॉलिड एंगल बीच में नहीं दिया, सॉलिड एंगल भी देना चाहिए था। और पाई, पाई में, पाई का भी क्या होता है, पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7
3.14 इस पे याद रखो। पाई का वैल्यू इसका भी क्या नहीं होता, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है। और कुछ बात है, कुछ पोर्शन है जिसका भी डायमेंशन नहीं होता है, वो है हमारा एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मान लो कि साइन, कॉस, टेन, ठीक है ना, कॉट, ये बार जो है एक का डायमेंशन नहीं रहेगा। और उसका डायमेंशन नहीं होता है, मान लो कि लॉग, लोगारिथमिक फंक्शन है, इसमें एक बात याद आ गया। लॉग में बहुत बच्चा को दिक्कत है, बहुत स्टूडेंट का दिक्कत होता है। किसमें दिक्कत होता है देखो, लॉग का एक बेस बेस रहता है, लॉग का एक बेस होता है। मान लो कि जब लॉग ई बेस में ई होगा, मान लो कि लॉग ई एक्स आपको निकालने के लिए बोला, तो लॉग ई को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉन एल, लॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और क्या है कि लॉग की का तो वैल्यू नहीं है, लॉग की का वैल्यू नहीं रहता, इसलिए लॉग का वैल्यू रहता है बेस 10 में। इसलिए आपको जब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करो, तब इसके साथ आपका मल्टीप्लाई करना होगा 2.303, इसको मल्टीप्लाई करके है, इसके बाद आपको लिखना होगा, इसको लॉग बेस 10 देना होगा। ठीक है, तब इसका वैल्यू आपको समझ कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, इसको याद रखना होगा कि याद रखना क्या है, लॉग, लॉन जो भी बेस है, लॉग का कोई में डायमेंशन नहीं होता, यूनिट नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा। और एक आपको याद रखना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई में दे दिया, मान लो कि y इक्वल टू दे दिया सर अल्फा ई टू दी पावर अल्फा बीटा टी, अल्फा ई टू दी पावर बीटा टी दे दिया गया, क्वेश्चन में दे दिया y इक्वल टू अल्फा ई टू दी पावर बीटा टी का भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, पूरा फंक्शन ए वाला है डायमेंशन लेस, इसलिए बीटा टी को भी आप 1 लिख सकते हो। तो बीटा इक्वल टू आपका डायमेंशन आ जाएगा 1/t टी टू दी पावर -1। ठीक है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और इसमें क्या है, तो बाकी बचा क्या है, देखो y के साथ अल्फा है, आपको बोल देता तो y डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो अल्फा भी हो जाता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने देंगे क्वेश्चन में। तो ये वाला आपको याद रखना होगा, ये तीन में भी डायमेंशन नहीं है, और बाकी सारे डायमेंशन तो बोल दिया, और भी एग्जांपल है, कैलकुलेशन करने के टाइम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही था डायमेंशन वाला जो पोर्शन है, इसका हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव लेक्चर है, सब्जेक्टिव लेक्चर फर्स्ट पार्ट डिविडेंड मेजरमेंट का, ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ दे दिया, पूरा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें डाल दिया, और बाकी और एक पोर्शन बाकी रहेगा, रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, टाटा सबको।